आप सभी का सिविल बेसिक्स 21 में स्वागत है। आज फिक्स्ड बीम का तीसरा लेक्चर डाल रहा हूँ, जिसमें हमने कम्बिनेशन ऑफ लोड्स का टॉपिक उठाया है। यानी एक बीम के ऊपर कई प्रकार के लोड लगे हुए हैं, जैसे यूडीएल है, पॉइंट लोड है, एसेंट्रिक लोड है। तो उन सब के कम्बिनेशन की स्थिति में हमें गणनाएँ किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इन गणनाओं से पहले जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी, जो बेसिक थे, केवल सिंगल पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट, सिंगल केवल यूडीएल लोड लगा हो, केवल एसेंट्रिक लोड लगा हो, उनके जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, यानी उन लोड के कारण जो सिरों पर फिक्स्ड मूवमेंट उत्पन्न हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ हमको कंठस्थ होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का विषय पढ़ने में हर चैप्टर में इन फिक्स्ड इन मूवमेंट का प्रयोग आपको करना पड़ता है। तो ये फिक्स्ड इन मूवमेंट की वैल्यूज़ जो है हमको कंठस्थ होनी चाहिए, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला हमारा केस था पॉइंट लोड एट मिड स्पान। तो डब्ल्यू लोड है, एल स्पान है, इसके सिरे पर जो एंड मूवमेंट एम ए और एम बी उत्पन्न होंगे, इनका हमारा ये रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को देखिए, ये हमारा जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इस बिंदु पर आया है वो WL/8 है, बी पर भी W/8 है। इसका मतलब एम ए और एम बी की वैल्यू जो है WL/8 के बराबर होती है पॉइंट लोड एट मिड स्पान पर। और जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, इसका WL/8 ये भी होता है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर का पॉइंट है वो सिरे से L/4 की दूरी पर होता है दोनों तरफ से। तो इतने चीज़ आपको कंठस्थ रखनी है कि ये होता है पॉइंट लोड के केस में। हम इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी डेरिवेशन के। दूसरा केस हमारा था यूडीएल के ऊपर। यूडीएल लगा हुआ है बीम के ऊपर, इसके कारण एंड मूवमेंट कितने उत्पन्न होते हैं। तो इसका हमारा रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरह का प्राप्त हुआ था, जिसमें ये वैल्यू है WL²/12 और ये WL², यानी दोनों में बराबर हैं सिमेट्री के कारण। तो WL²/12 तो एंड मूवमेंट होते हैं WL²/12, और इसका जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है ये WL²/24 के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर सिरे पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर है, इसको हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा क्लिष्ट प्राप्त होता है। ये L/2 - L/2√3 के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हम तो ये इसका मान सीधे MB/RB मूवमेंट और रिएक्शन का भाग लगा करके ये दूरी की गणना कर लेते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट है। तो केवल मूवमेंट हमको याद रखने, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और एंड मूवमेंट। तीसरा हमारा एसेंट्रिक लोड था। एसेंट्रिक लोड जो है एक सिरे ए सिरे से स्मॉल ए दूरी पर है, बी सिरे से स्मॉल बी दूरी पर है, एल स्पान है। इसके केस में जो हमारा एंड मूवमेंट आए थे, एंड मूवमेंट की वैल्यू ए सिरे पर जो आई थी वो है WAB²/L²। इसको देखिए, याद रखें, लोड तो हमारा यहाँ पर जो लग रहा है वही लिया जाएगा। इसके बाद इधर का स्पान लिया जाएगा, जिधर से हम जिस सिरे का बेंडिंग मूवमेंट ले रहे हैं, इसका स्पान इस पर 1 पावर होती है, और इसके अपोजिट स्पान पर 2 की पावर होती है, बटे L² दोनों में है। तो ये हमारा MA की वैल्यू है WAB²/L², और MB की वैल्यू है WA²B/L²। और यहाँ पर जो ये हमारा टोटल मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, यहाँ कंफ्यूज मत हो। इसके लिए हमको इसी पॉइंट पर जब MA और MB हम निकाल लें, तो इस सिरे पर डायरेक्ट मूवमेंट ले लीजिए और टोटल रिएक्शन भी निकाल लीजिए। उसके बाद हम जब डायरेक्ट मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के बराबर प्राप्त हो जाएगी। ये तो केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण जो है इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट था वो की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की इसमें दर्शाई हुई है। तो ये तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी, इनको याद रखना है, बस इतना ही मेरा कहना था। बाकी हम कम्बिनेशन ऑफ लोड का एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं, जिसमें एक ये बीम है, इस पर पूरी लंबाई में यूडीएल लगा हुआ है, और इसके एक मिडिल से एक साइड में हटा हुआ पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो एक पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है, ये इन दो लोड का कम्बिनेशन है। इसमें तीसरा लोड भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल 2 ही प्रकार के लोड हों। तो यहाँ हम फिलहाल 2 ही लोड का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसके पर एंड मोमेंट उत्पन्न होंगे इन दोनों लोड के कारण, यानी यूडीएल भी हमारा एंड मोमेंट उत्पन्न करेगा और एसेंट्रिक लोड भी एंड मोमेंट उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये डायग्राम है म्यू आरेख या कहें फ्री बेंड मोमेंट डायग्राम जो है वो तो बनेगा इनका कम्बिनेशन से, इसमें दोनों के एरिया शामिल होते हैं। इसका यूडीएल के कारण जो आरेख है और इसे इसेंट्रिक लोड के कारण जो आरेख हैं, दोनों का रिजल्टेंट जो वैल्यूज़ है उनसे तैयार किया गया ये हमारा डायग्राम होता है। ये प्योर पैराबोला ना होकर के एक पैराबोला प्लस ट्रेंगल का रिजल्टेंट होता है। एम ए एम बी हमारे ये वैल्यू उसी तरह से, एक वैल्यू ज़्यादा आएगी एक वैल्यू कम आएगी, ये तो उसी तरह से बन जाते हैं। तो इस केस में, ऐसे केस में जहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ लोड दिया गया हो, हम डायरेक्ट एंड मोमेंट ड्यू टू यूडीएल और एंड मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड का फार्मूला लगा करके हम सीधे पहले एम ए और एम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एम ए बराबर ड्यू टू यूडीएल, ड्यू टू यूडीएल हमारा फार्मूला अभी पीछे हमने बताया था WL²/12 होता है यूडीएल के कारण एंड मोमेंट, और जो इसेंट्रिक लोड है उसके कारण WAB²/L² होता है। तो ये हमने दोनों को जोड़ दिया, यही हमारा ए सिरे पर टोटल एंड मोमेंट हो गया। बस यहाँ सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं। स्मॉल w का मान ये 2 दिया है, स्पान हमारा ये 6 का है और /12, और ये लोड हमारा 6 का है। स्मॉल ए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ये आगे 2 मीटर है। स्मॉल बी का स्क्वायर हो गया बटे 6 का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व किया तो ये 8.67 किलो न्यूटन मीटर ये हमारा एम ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। यानी सिंपल इन्हीं दोनों फार्मूला का प्रयोग करके हम एम ए की गणना कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एम बी की गणना कर लेते हैं। इसमें भी वही WL²/12, ये तो यूडीएल के कारण है, यूडीएल के कारण तो जो ऊपर पद है वही रहेगा, और इसमें इधर चेंज हो जाएगा। इसमें 2 के ऊपर पावर 2 थी, यहाँ पर ए पर, यानी इसमें बी पे थी, बी का स्क्वायर था, इसमें ए का स्क्वायर है, बाकी सिंगल पद हमारे सेम हैं। तो ये जो है इसमें हम वैल्यू रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये 11.33 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो इस तरह से एम ए और एम बी हम सबसे पहले गणना कर लेते हैं। तो एम ए एम बी हमने ये गणना कर ली, ये हमने डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बनाने के बाद फिर हमने इस डायग्राम को बनाया, और इस डायग्राम को बनाने के लिए अब इसमें यहाँ पर देखिए ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। अच्छा, एंड मोमेंट हमने निकाल लिए यहाँ पर एम ए और एम बी, साथ ही साथ तुरंत आर ए और आर बी की वैल्यू भी यहाँ पर हम गणना कर लेते हैं। अब आर ए और आर बी की जब हम गणना करेंगे तो आर ए बराबर हम पीछे बता चुके हैं, ये रिएक्शन ड्यू टू फ्री यानी सिंपली सपोर्टेड बीम और रिएक्शन ड्यू टू एंड मोमेंट। तो ये आर ए बराबर WL/2। अब ये तो देखो यूडीएल का हाफ हो गया, और ये एसेंट्रिक लोड के कारण जो इसकी रिएक्शन आएगी, तो ये दोनों रिएक्शन तो इसमें आएंगी, ये जोड़ी जाएंगे, प्लस एम ए माइनस एम बी अपॉन एल। ये तो एम ए की वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7.56 किलो न्यूटन आ गई। इसी तरह से आर बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये यूडीएल के कारण लोड आया, ये एसेंट्रिक लोड के कारण लोड आया, और ये हमारा एंड मोमेंट के कारण। तीनों के कारण जो रिएक्शन होगी उनके अलग अलग स्टेप हैं। ये है यूडीएल के कारण WL/2, एसेंट्रिक लोड के कारण WA/L, ये हमारी रिएक्शन होती है बी सिरे की, और ये एम बी माइनस एम ए अपॉन एल होता है। तो इस तरह से आर बी की वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई 10.44। अब हमको रिएक्शन भी ज्ञात हो गई, यानी ये आर ए की वैल्यू ज्ञात हो गई, आर बी की वैल्यू ज्ञात हो गई, एम ए ज्ञात हो गया, एम बी ज्ञात हो गया। क्वेश्चन में जनरली इतना ही पूछा जाता है, एंड मूवमेंट क्या है, रिएक्शंस क्या है। हम यहाँ पर रिएक्शंस जब हमने ये ज्ञात कर लिए, तो रिएक्शन ज्ञात करके इसका हम पहले शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारी बी पॉइंट की रिएक्शन थी, इसके बराबर खींच लिया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 लंबाई है और 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, तो 2 दूनी 4 किलो न्यूटन का लोड यहाँ से यहाँ तक डाउन हो जाएगा। तो या इस वैल्यू में से 4 किलो न्यूटन कम कर देंगे तो ये 6.44 हो जाएगा, तो ये 6.4 हाइट रह जाएगी। अब इसमें से यहाँ पर पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, इसमें से 6 कम कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 0.44। तो यहाँ पर ये 0.44 का पॉइंट प्राप्त होगा, जो कि बेस लाइन से ऊपर है।
अब ये पॉइंट तो यहाँ पर प्राप्त हुआ और यहाँ की जो पॉइंट है हमारा ये 7.56 ये आर ए की रिएक्शन के बराबर होगा। इनको हम मिला देते हैं। इसको मिला देने से ये बेस लाइन को जिस बिंदु पर काटते हैं उस यही बिंदु हमारा शियर फोर्स की जीरो वैल्यू को दर्शाता है। शियर फोर्स जिस बिंदु पर जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट उसी बिंदु पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर चूंकि जीरो है इसलिए इसी के प्रोजेक्शन डाल के इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। अब इसके लिए हम क्या करें, ये पॉइंट है कहाँ, इस पॉइंट की दूरी हम इस ट्रायंगल से ज्ञात कर लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया छोटा। ये दोनों हमारे ये समरूप त्रिभुज है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक पहले x मान लिया हमने और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है। 4 में से x घट गया तो ये हमारा 4 - x बचेगा। तो ये 7 पॉइंट यानी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये x बटे 4 - x बटे 4 - x। तो ट्रायंगल के कंपेरिजन से हम इस x की वैल्यू की गणना कर लेते हैं। तो x अगर हमको यहाँ ज्ञात हो गया तो इतनी दूरी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे बेंडिंग मोमेंट की। यहाँ देखिए पुट x = 3.78 इन किसमें, बेंडिंग मोमेंट की जो जनरल इक्वेशन है यहाँ से x दूरी पर a से x दूरी पर हम एक बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं आर ए इंटू एक्स, ये तो सैगिंग मोमेंट है, माइनस एम ए ये हमारा हॉगिंग मोमेंट है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो यूडीएल है W × x/2 ये यूडीएल का मोमेंट ये भी हमारा हॉगिंग है। तो इन सबको इस साइड में रख करके ये mx की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। बस इसी इक्वेशन में हम x का मान जो है वही रख देते हैं जो कि अभी ऊपर हमने निकाला है 3.78 और 3.78 रख देने पर हमको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्ञात हो जाती और ये सॉल्व होकर के 5.62 आता है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 5.62 बेंडिंग मोमेंट ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इस तरह से ज्ञात हो जाता है। ये ज्ञात हो जाने के बाद अब अगर हमको पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर भी ज्ञात करने हों तो वही यहाँ का मोमेंट बटे ये इनका भाग लगा दीजिए एम ए बटे आर ए। यहाँ से ये हमारी पॉइंट प्राप्त हो गया और यहाँ से एम बी बटे आर बी, यहाँ से भी ये दूरी दोनों सिरों से ये दूरियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ देखिए पुट x = 3.78 इन mx = आर ए इंटू एक्स माइनस एम ए माइनस WX²/2 ये हमारी जनरल इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट की। और ये बेंडिंग मोमेंट की जनरल इक्वेशन हम अपने बेसिक इक्वेशन से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसमें बिंदु A से x दूरी पर हमने कोई एक सेक्शन कंसीडर किया और इस जगह पर हमने इसके बाईं तरफ के सभी बलों का मोमेंट ले लिया। तो देखिए ये रिएक्शन आर ए है, आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, ये हमारा सैगिंग मोमेंट है इसलिए ये प्लस में लिखा जाएगा और एम ए हमारा ये माइनस में लिखा जाएगा। और इसके बाद ये यूडीएल जो है यहाँ से यहाँ तक का इसका भी मूवमेंट आएगा नीचे। तो WX × x/2 ये हमारा हॉगिंग मोमेंट है, ये भी माइनस में लिखा जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर देखें mx = आर ए इंटू एक्स माइनस एम ए माइनस WX²/2। तो इस जनरल इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 3.78 रखते हैं तब हमको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट 5.62 kN के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हमको अगर हम पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर भी ज्ञात करने हों तो देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर पर जो बेसिक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट की जो जनरल इक्वेशन है उसी में mx की वैल्यू 0 रख दें। तो यहाँ हमने इक्वेशन बनाई है ये mx = आर ए इंटू एक्स माइनस एम ए माइनस WX²/2 जनरल इक्वेशन हम पहले से ही बना चुके हैं। तो इसी जनरल इक्वेशन में अगर हम mx की वैल्यू 0 रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से x1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये इक्वेशन हमने ए सिरे से बनाई थी इसलिए इसी सिरे से हमको न्यूटन एक्सिस ये पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर की दूरी ये ज्ञात होती है। तो ये हमारा x1 ज्ञात होगा। और अगर हमको x2 ज्ञात करना हो तब हमको जनरल इक्वेशन इसके दाहिनी ओर से बनानी होगी। तो दाहिनी ओर से जनरल इक्वेशन बनाएं और उसमें हम इसका बेंडिंग मोमेंट mx 0 रखें और फिर उसको 0 रख के जब x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वो x2 के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं।
कम्बिनेशन का एक अगला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये बीम है, इस पर ये 3 लोड लगे हुए हैं। ये स्पान 2 2 2 2 यानी टोटल 8 हो गया। यहाँ पर 4 किलो न्यूटन का लोड लगा है, मिडिल में 8 का लगा है, इस पॉइंट पर 6 किलो न्यूटन का लगा है। तो लोड हम देख रहे हैं सिमेट्रिक नहीं है, एक सिरे पर अधिक है। तो सिमेट्रिक ना होने पर जो है हम इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर बना लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम बना करके ये लोड दिए गए हैं, इनकी रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल वही मूवमेंट लेकर के ये रिएक्शन हमारी 9.5 आ गई, ये 8.5 आ गई। अब इनके बाद इस पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए तो यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस पॉइंट पर किसी एक सिरे से मूवमेंट ले लीजिए तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 26, और इस पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए इस साइड का तो ये 19 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से तीनों मूवमेंट हमको ज्ञात हो जाएंगे और ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम एक सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ज्ञात करने के लिए है केवल। अभी हमारा टारगेट तो ये है एम ए और एम बी की वैल्यू ज्ञात करना। इनके सिरे फिक्स होने के कारण जो एम ए और एम बी की वैल्यू ज्ञात होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए जो पीछे फार्मूला स्टेप उठाया है वही हम यहाँ पर भी उठाते हैं। इसमें एक एक लोड को कंसीडर करते हैं और उसके कारण एंड मोमेंट कितना होगा। तो ये लोड कैसा माना जाएगा, ये इसेंट्रिक लोड माना जाएगा, क्योंकि ये मिडिल में कार्य नहीं कर रहा है, पॉइंट लोड है, मिडिल में कार्य नहीं कर रहा है, एक किनारे को हटा हुआ है, तो ये इसेंट्रिक लोड की तरह से होगा। तो इसके कारण ए सिरे पर कितना मूवमेंट उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एम ए बराबर ये होता है फार्मूला WAB² तो W की जगह तो 6 हो गया, ए की जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ये 2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का ये स्मॉल b इसकी जगह पर 6 हो गया। तो a इंटू B² अर्थात 2 इंटू 6 का स्क्वायर बटे L², L की वैल्यू 8 है तो ये 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ 6 किलो न्यूटन के लोड के कारण ए पॉइंट पर जो एंड मोमेंट उत्पन्न होगा वो इतना होगा। अब दूसरे लोड के कारण ये हमारा जो 8 किलो न्यूटन का लोड है ये बीम के मिडिल में लगा हुआ है। तो मिडिल में लगे हुए लोड के लिए जो एंड मोमेंट की वैल्यू होती है वो WL/8 होती है। तो WL/8 देखिए लोड के स्थान पर ये W की वैल्यू 8 है तो W8 लिख दिया गया है। WL तो L स्पान है, स्पान की भी वैल्यू संयोग से 8 है तो स्पान की वैल्यू भी 8 रख दी गई, और WL/8 फार्मूला होता है। तो इस तरह से इसमें तीनों वैल्यू 8 हो गई। तो ये हमारी WL/8 हो गया। ये मिडिल पॉइंट पर जो लोड लगा हुआ है उसके कारण एंड मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पर। और इसके बाद हम जो अगला लोड है 4 किलो न्यूटन का, इस लोड के कारण ए सिरे पर कितना एंड मोमेंट उत्पन्न होगा उसको लिखते हैं। ये भी हमारा इसेंट्रिक लोड है। इसेंट्रिक लोड के कारण WAB²/L² का ही फार्मूला लगेगा। तो इसमें W की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 रख ली। ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए है तो ये हमारी 6 के बराबर है, और ये स्मॉल b की वैल्यू जो है ये यहाँ पर 2 है तो ये 2 का होल स्क्वायर कर दिया गया। AB² होता है बटे L² तो 8 का स्क्वायर। इस तरह से इस व्यंजक में हमको ये सारे पद ज्ञात हो गए। इनके ज्ञात हो जाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारी 16.25 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ए सिरे का एंड मोमेंट हमको ज्ञात हो गया। ठीक इसी तरीके से हम बी सिरे का एंड मोमेंट भी गणना कर लेते हैं। इन्हीं सब लोड के कारण बी सिरे पर कितना एंड मोमेंट उत्पन्न होगा। तो बी सिरे पर जो एंड मोमेंट हमारा इस 6 किलो न्यूटन वाले लोड के कारण उत्पन्न होगा, इसमें क्या फार्मूला बन जाएगा, WA²B/L² हो जाएगा। तो WA² तो W की जगह 6 हो गया, A हमारी वैल्यू ये है तो A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ही हो गया, इंटू स्मॉल b ये हमारा 6 हो गया बटे L² ये 8 का स्क्वायर हो गया। ये तो इस लोड के कारण हुआ। ये मिडिल पॉइंट पर जो लोड लग रहा है मिड पॉइंट पर, इसके लिए जो फार्मूला है WL/8 होगा। ये ऊपर की तरह से ही 8 इंटू 8/8 हो जाएगा, प्लस इस 4 किलो न्यूटन के लोड के कारण बी सिरे पर जो रिएक्शन एंड मोमेंट उत्पन्न होगा वो WA²B/L² से निकालेंगे। W की वैल्यू 4 रखेंगे, A की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो रखेंगे, ये हमारी 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, इंटू B हमारा यहाँ पर 2 है तो ये 2 के बराबर रख लेंगे, और 2 रख करके ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू भी हमारी सारी ज्ञात हो गई। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 14.75 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो इसके बाद हम
फिर देखते हैं, पहले रिएक्शन की गणना तुरंत कर लेते हैं। तो रिएक्शन की गणना करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस पर ये लोड लगे हुए हैं, और ये लोड लगे होने के कारण जो आलम पर प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होंगी वो RA1 और RB1 कहलाएंगी। इनको हम सिंपल मूवमेंट लेकर के ये दोनों प्रतिक्रियाएँ ज्ञात कर लेते हैं। एक वैल्यू हमारी 9.5 आती है, दूसरी वैल्यू 8.5 आती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन 8.5 है, ये 9.5 है, ये हमारे लोड हैं। अब इस पॉइंट पर डायरेक्ट इसके दाहिनी ओर का मूवमेंट ले लें इधर के बलों का, तो ये हमारा मूवमेंट की वैल्यू 17 आ जाती है। मिडिल पॉइंट पर इधर का मूवमेंट ले लें तो ये 26 आता है, और इस पॉइंट पर अगर हम मूवमेंट इस का ले लें तो ये 19 आता है। इस तरह से इन तीनों बिंदुओं पर हमको बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट प्राप्त हो जाने के बाद इनको स्ट्रेट लाइन से आपस में मिला दिया जाएगा, तो ये हमारा फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन करके तैयार हो जाता है। तो ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका सिंपल है। और शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट वाले चैप्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसके बाद एंड मूवमेंट को हम MA और MB के द्वारा दर्शा देते हैं। ये माइनस का डायग्राम है, ये प्लस का डायग्राम है, और फिर इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये तो रिजल्टेंट डायग्राम हो गया। अब इसके बाद रिजल्टेंट रिएक्शंस भी हमको ज्ञात करनी है। ये जो हमारी फिक्स इनके कारण भी और जो ऊपर से लोड लगे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण भी, इन दोनों के कारण जो हमारी RA और RB की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लें, RA बराबर ये RA1 प्लस RA RB, RA1 प्लस RA2, ऐसे RB1 प्लस RB2। तो RB1 तो ये हमारा देखिए यहाँ पर हो गया, ये RA1 जो है हमारा 9.5 हो गया। ये तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के कारण है, सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण रिएक्शन उत्पन्न हुई है, और ये एंड मूवमेंट के कारण उत्पन्न हुई है। तो एंड मूवमेंट के कारण जो जो रिएक्शन उत्पन्न होती है उसकी वैल्यू हमने बताया था कि MA माइनस MB अपॉन L कर दीजिए, यानी इस मूवमेंट में से इस मूवमेंट को घटाइए, यहाँ पर जो भी मूवमेंट उत्पन्न हुआ है और उसमें स्पान का भाग लगाइए, तो इन मूवमेंट के कारण रिएक्शन ज्ञात हो जाती है। ये हम पीछे भी समझा चुके हैं। तो उस तरह से इसी प्रकार से RA की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, RB की वैल्यू भी ठीक इसी तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ फार्मूले में MB माइनस MA होगा, ऊपर वाले में MA माइनस MB होगा। तो ये तो रिएक्शन हम ज्ञात कर लेते हैं, और रिएक्शन के बाद फिर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट हमको ज्ञात करना होता है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट ज्ञात करने के लिए देखिए, जब हम इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप करते हैं तो इस तरह का डायग्राम प्राप्त होता है। ये माइनस में बचता है, ये प्लस में से बचता है। चित्र को देखने से ही क्लियर है कि हमारा इस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू सबसे अधिक है, और ये कौन सा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट। तो हम क्या करें, अपनी बीम में, अपनी जो ओरिजिनल बीम है, इस बीम के इस पॉइंट पर इसके दाहिने तरफ लगने वाले सभी बलों और आघूर्णों का जो है बीजगणितीय योग निकाल लें, तो वही हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकाला गया है। ये तो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ये हमने यहाँ से निकाल दिया। इसके कई मेथड हैं, हम यहाँ से मूवमेंट लेकर के भी डायरेक्ट हम मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हमको ये दोनों डायग्राम मालूम है, तो इस डायग्राम की ये वैल्यू तो पता है ही, 26 हो गई। इसी के ठीक नीचे यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू और पता कर लें। ये इस पॉइंट पर यहाँ की वैल्यू पता करना इसलिए आसान है क्योंकि ये हमारा इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट मिडिल में लगा हुआ था, ये भी मिडिल में लगा हुआ है। तो यहाँ हमारी 16.25 है और ये हमारी 14.75 है। इन दोनों का एवरेज जो होगा वो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये प्लस ये बटे 2 कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो गई। बस हम इस टोटल डिस्टेंस में से ये दूरी घटा देते हैं, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो इसमें एक्चुअली हर चीज़ के कई सॉल्यूशन के कई रास्ते निकल आते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन के उस पर डिपेंड करता है कि कभी कभी कोई चीज़ आसान हो जाती है और कोई दूसरी चीज़ क्लिष्ट हो जाती है। तो ये हमको ज़्यादा आसान देखा तो इसको हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो यहाँ पर जो है 26 माइनस इनका एवरेज निकाला, ये हमारी वैल्यू आ गई। यही हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है। तो इस तरह से हम ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट भी ज्ञात कर लिए और फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी ज्ञात कर लिए। यही हमारा इसमें उद्देश्य था। एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें मेनली एंड मूवमेंट की वैल्यू ही आपसे पूछी जाती है। हाँ, जब कभी आपको खुद रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना हो
तो फिर उस डायग्राम में हमको सारे डाटा दर्शाने पड़ते हैं। उसमें पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर के बिंदु की लोकेशन भी बतानी पड़ती है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी बतानी पड़ती है। तो उसी के लिए हमको इनकी गणनाएं करनी पड़ती हैं। तो ये हम पीछे के क्वेश्चन में कई बार आप समझा चुके हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम कुछ और दूसरे तरह की समस्याएं लेंगे। वेट कीजिए। थैंक यू।